हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। पिछले वीडियो में हमने परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र जो था, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके चारों घटकों के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे मानव के उत्सर्जन तंत्र के एक्सक्लेमेटरी सिस्टम। ये आपके सामने मानव के उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है। यदि हम बात करें उत्सर्जन की क्रिया का कि उत्सर्जन क्या होता है, तो देखिए हमारे शरीर में, जो सजीवों के शरीर में कोशिकाओं के अंदर विभिन्न उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है। उपापचयी क्रियाओं का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना होता है भाई, उपचय और अपचय। उपचय का मतलब तो होता है निर्माण, और अपचय का मतलब है यहाँ विघटन से। मतलब कोशिकाओं के अंदर नए नए पदार्थों का निर्माण होता रहता है और पदार्थों के विघटन की क्रिया चलती रहती है। ये जो उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है विभिन्न कोशिकाओं के अंदर, इन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका के अंदर नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं। उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या निर्मित होते हैं भाई, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। इनकी बढ़ती सांद्रता जो है शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इनका शरीर से बाहर निकलना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जो ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है भाई, उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। मतलब हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर जो ये मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, इन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता क्या है, कोशिकाओं के अंदर नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। अतः इन नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है भाई, उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की क्रिया में हमारे शरीर के जो जो अंग का भाग लेते हैं, वो सभी मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, उत्सर्जन से संबंधित एक चीज और यहां दे रखी है अपनी बुक में, जो आपको याद रखनी है कि जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं यदि पूछ लिया जाए। तो देखिए, जो जंतु हैं, जैसे हम हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, स्तनधारी हैं, तो जो जंतु होते हैं विभिन्न प्रकार के, इनके अंदर यदि हम बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों की बात करें, तो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में इनके अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी नाइट्रोजन तत्वयुक्त होते हैं। जो ये नाइट्रोजन तत्वयुक्त ये जो पदार्थ हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निर्मित होते हैं। तो पूछ लिया जाए जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निर्मित होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। एक और चीज स्टूडेंट्स, जो ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो जंतु हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब जिन जंतुओं के अंदर इनमें से जो उत्सर्जी पदार्थ निर्मित होता है, उन सभी जंतुओं की क्या बना दी, अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी बना दी गई। हम क्या कह रहे हैं कि जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये 3 प्रकार के पदार्थ निर्मित होते हैं, तो इनके आधार पर ही जंतुओं की कितनी श्रेणियां बनाई गई भाई, 3। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है भाई, 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी हैं, देखिए 3 श्रेणी। एक इनकी श्रेणी बनाई गई अमोनोटेलिक, एक इनकी श्रेणी बनाई गई भाई यूरियोटेलिक, और एक इनकी श्रेणी बनाई गई यूरिकोटेलिक। तो कौन कौन सी श्रेणियां बनाई गई, नंबर 1 अमोनोटेलिक, नंबर 2 यूरियोटेलिक, और नंबर 3 यूरिकोटेलिक। अब देखिए कौन सी श्रेणी में कौन से जंतुओं को रखा गया, ये नाम से ही पता लग रहा है। अमोनोटेलिक मतलब इसमें कौन से जंतु रखे गए हैं, जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। यूरियोटेलिक, इनमें कौन से जंतु रखे गए हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का।
और यूरिकोटेलिक जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। तो देखिए कैसे कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इनके बारे में। अमोनोटेलिक क्या होते हैं पूछ ले जाए तो वे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, अमोनोटेलिक कहा जाता है। और अमोनिया के उत्सर्जन की क्रिया को कहा जाता है भाई अमोनियोत्सर्ग। जंतु अमोनोटेलिक कहला रहे हैं, ध्यान रखना, परंतु क्रिया क्या कहलाती है, अमोनियोत्सर्ग। और अमोनिया का जो उत्सर्जन होता है इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उदाहरण के तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करेंगे, वे जीव करेंगे जो किसमें पाए जाते हैं, जल में। जैसे समुद्री मछलियां हैं, उभयचर हैं, जलीय कीट हैं, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे भाई, अमोनोटेलिक जीवों के। किसके हो जाएंगे, अमोनोटेलिक जीवों के। ठीक है ना। तो 3 चीज या 3-4 चीज याद रखनी है तुम्हें प्रत्येक श्रेणी से संबंधित। अमोनोटेलिक के बारे में कौन कौन सी याद रख लिए कि कौन से जंतु रखे गए हैं इस श्रेणी में जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। अमोनिया के उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है, अमोनियोत्सर्ग। इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और इसके उदाहरण मछलियां हैं, उभयचर है, जलीय कीट हैं आदि। अब सेम टू सेम हमें अभी याद रखना है, यूरियोटेलिक जो ये श्रेणी है इसमें हमने बताया था कि वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। और यूरिया के उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है स्टूडेंट्स यूरियोत्सर्ग। अब जल की बात करें तो यूरिया के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है मध्यम जल की, मतलब न तो ज्यादा अधिक और न ज्यादा कम। और कौन कौन से जीव आते हैं इस श्रेणी में उदाहरण के रूप में, तो इसमें आपको याद रखना है स्तनधारी। जो स्तनधारी होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं भाई, यूरियोटेलिक में आते हैं, जिसके उत्सर्जन के लिए मध्यम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो कौन सी 4 बातें याद रखनी है आपको, यूरियोटेलिक, वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। यूरिया के उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है, यूरियोत्सर्ग। मध्यम जल की आवश्यकता होती है और उदाहरण याद रखने हैं आपको स्तनधारी। ऐसे यूरिकोटेलिक में भी वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेली। यूरिक अम्ल के जो उत्सर्जन की क्रिया है वो क्या कहलाएगी फिर, यूरिकोत्सर्ग। और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है तो या तो किया जाता है गोलिकाओं के रूप में या हम कह सकते हैं पेस्ट के रूप में। जैसे अपने ये सरीसृप, पक्षी जिन्हें अपन बोलते हैं बीट, इनके उत्सर्जी पदार्थ को बीट ही तो कहते हैं अपन, और उसको देखते हैं या तो वो गोलिकाओं के रूप में होती है या फिर पेस्ट के रूप में होती है। क्यों, क्योंकि इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पक्षी, सरीसृप, कीट, ये जो जंतु हैं वो कौन सी श्रेणी में रखे आते हैं भाई, यूरिकोटेलिक में। तो ये प्रश्न हुआ अपना कि उत्सर्जन कहते किसे हैं, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थों का जंतुओं में निर्माण होता है और इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं की कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं। तो आपको याद रखना है उत्सर्जन का मतलब है हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। ये हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन तत्व युक्त होते हैं और ये नाइट्रोजन तत्व युक्त हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ निर्मित होते हैं जंतुओं के अंदर, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया और नंबर 3 यूरिक अम्ल। जो ये उत्सर्जी पदार्थ हैं इनके आधार पर जंतुओं की 3 श्रेणियां बनाई गई है। नंबर 1 अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं जैसे मछलियां, उभयचर, जलीय कीट। नंबर 2 यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जैसे स्तनधारी।
और नंबर 3 यूरिकोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं जैसे पक्षी, सरीसृप और कीट। तो ये तो बात हुई भाई इनकी उत्सर्जी पदार्थों की। अब देखिए इस पार्ट में हमको पढ़ना है मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र हम बता चुके हैं आपको क्या होता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन की क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं वो सभी अंग मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं? तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो 4 अंगों से मिलकर बना होता है, जिनमें नंबर 1 है वृक्क, नंबर 2 है मूत्रवाहिनी, नंबर 3 है मूत्राशय और नंबर 4 है इसमें भाई मूत्र मार्ग। ये 4 प्रकार के अंग हैं जो मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस डायग्राम में, ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, इन चारों अंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो ये सेम के बीजनुमा संरचनाएं आपको दिख रही है, ये वृक्क हैं। वृक्क से जो ये पतली और पेशीय एक नलिका निकल रही है, ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी हम देख रहे हैं थैले समान संरचना में आकर खुल रही है, ये मूत्राशय है। और जो ये मूत्राशय नीचे की ओर एक छिद्र द्वारा खुल रहा है, ये क्या है भाई? मूत्र मार्ग। तो ये जो 4 अंग हैं 1, 2, 3 और 4, ये चारों अंग मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृक्क, किडनी, अपनी भाषा में इन्हें गुर्दे बोलते हैं। देखिए वृक्कों की यदि हम बात करें तो ये मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में होते हैं भाई। जैसे हमने श्वसन तंत्र में बताया था, फेफड़े परिवहन तंत्र में बताया था रक्त, ऐसे ही उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी अंग तो ये चारों ही हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो उत्सर्जन की क्रिया संपन्न करता है वो है वृक्क। तो ये प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वृक्क। जैसा हमने चित्र में दर्शा रखा है, संख्या में ये होते हैं 1 जोड़ी, ठीक है। आकार में ये सेम के बीजनुमा होते हैं, जैसे हमने दर्शा रखा है, गहरे भूरे रंग के होते हैं। स्थित होते हैं ये अपनी उदर गुहा के पृष्ठतल में, लगभग यहाँ स्थित होते हैं ये अपनी कशेरुक दंड जो है उसके दोनों ओर, ठीक है। तो ये तो वृक्कों के बारे में सामान्य जानकारी जो हम बता रहे हैं आपको कि सेम के बीजनुमा एक तो प्रमुख उत्सर्जी अंग है, संख्या में 1 जोड़ी होते हैं, सेम के बीजनुमा होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं और उदर गुहा के पृष्ठतल में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जो तरल अपशिष्ट निर्मित होता है, कुल तरल अपशिष्ट, उसका 80 से 85% भाग का निर्माण या उत्सर्जन अकेले वृक्कों द्वारा किया जाता है। जो तरल अपशिष्ट निर्मित होता है अपने शरीर में, उसका 80 से लेकर 85% जो भाग है उसका निर्माण या उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? वह इन वृक्कों के द्वारा ही किया जाता है। यदि हम इसकी आंतरिक संरचना देखें वृक्क की, तो आंतरिक संरचना को देखो, ये डायग्राम दर्शा रहा है भाई। इसकी आंतरिक संरचना को बांटा जा सकता है 2 भागों में। इसका जो बाहरी भाग है नंबर 1, वो तो कहलाता है वल्कुट, अंग्रेजी में से बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो इसका ये भीतरी भाग है, ये बाहरी भाग हो गया भाई, ये तो है कॉर्टेक्स, वल्कुट। और इसको छोड़कर जो ये पूरा अंदरूनी भाग है ये कहलाता है मध्यांश, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे मेडुला, ठीक है ना। तो आंतरिक संरचना में पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि वृक्क की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है भाई? 2 भागों में। कौन कौन से हैं 2 भाग? तो इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स या वल्कुट, और भीतरी भाग क्या कहलाता है? मध्यांश या मेडुला। अब इस मध्यांश भाग की बात करें, सब कुछ भीतर ही स्थित है। हम देख रहे हैं अनेक पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं, शंकुनुमा संरचनाएं हैं। इन पिरामिड या शंकुनुमा संरचनाओं को कहा जाता है मध्यांश पिरामिड्स। क्या कहा जाता है भाई? मध्यांश पिरामिड। एक, यदि हम इन दोनों वृक्कों को देखें तो मध्य में एक खांच है, यहाँ भी बनाई है अपन ने ये खांच, जहाँ से देखिए ये मूत्रवाहिनी, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा ये निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं। इस भाग को कहा जाता है हाइलम। जो ये खांच है बीच में दबी हुई, ये वाली भाई,
इस खांच को कहा जाता है हाइलम। और हमने बताया था हाइलम जो स्थान है यहीं से होकर मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं जो होती हैं वो वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। और जो हाइलम होता है वो पीछे की ओर एक कीपनुमा, जैसे ये देख लो भाई, एक कीपनुमा संरचना बना रहा है ना, इस कीपनुमा संरचना को कहा जाता है पेल्विस या वृक्कीय श्रोणी। हाइलम के पीछे कीपनुमा भाग को क्या कहा जाता है? वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। और इसके अलावा प्रत्येक वृक्क के अंदर अनेक सूक्ष्म व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। ये पूरे वृक्क में पाई जाती है वही यहां, जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन या वृक्काणु। नेफ्रॉन या वृक्काणु। जो ये नेफ्रॉन या वृक्काणु होती है ये वृक्क की संरचनात्मक मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर व फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क के अंदर क्या पाई जाती हैं? अनेक सूक्ष्म, महीन व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, ऐसी नलिकाएं होती हैं सूक्ष्म, महीन, कुंडलित नलिकाएं प्रत्येक वृक्क के अंदर फैली रहती हैं, ये असंख्य संख्या में, जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन या वृक्काणु। ये नेफ्रॉन या वृक्काणु जो हैं वो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब वृक्क के अंदर जो उत्सर्जन का कार्य होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। वृक्क जो है सामान्यतः इन्हीं के द्वारा मिलकर बने होते हैं। इनके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे इसी पार्ट में थोड़ा सा आगे। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, ये तो रहा वृक्क के बारे में। दोबारा सुन लेते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे हम। मानव का उत्सर्जन तंत्र निम्न 4 अंगों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 वृक्क, नंबर 2 मूत्रवाहिनी, नंबर 3 मूत्राशय और नंबर 4 मूत्र मार्ग। सबसे पहले हम वृक्क या किडनी की बात करते हैं। तो हमने बताया था कि ये प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, संख्या में होते हैं 1 जोड़ी। इसके अलावा गहरे भूरे रंग के होते हैं और जैसा चित्र में हमने बताया सेम के बीजनुमा होते हैं और स्थित होते हैं उदर गुहा के पृष्ठ तल में कशेरुक दंड के दोनों ओर। एक चीज और याद रखना, ये दोनों वृक्क होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, आप ठीक आमने सामने स्थित नहीं होते हैं। जो दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा हमने बताया था कि मानव शरीर में जो कुल तरल अपशिष्ट निर्मित होता है उसका 80 से 85% भाग जो होता है अकेले वृक्कों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। वृक्क की आंतरिक संरचना यदि हम बात करें तो 2 भागों में बांटी जा सकती है। इसका बाह्य भाग, बाह्य मोटा भाग जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स या वल्कुट, और पूरा जो भीतरी भाग है इसका कहलाता है मध्यांश या मेडुला। मध्यांश भाग के अंदर बात करें हम तो शंकुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है मध्यांश पिरामिड्स। इसके मध्य में जो खांच होती है उसे कहा जाता है हाइलम। हाइलम से होकर ही ये संरचनाएं जो है मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं जो होती हैं वो वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं। इसके अलावा ये हाइलम के पीछे जो कीपनुमा भाग है इसे कहा जाता है वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस। इसके अलावा हमने बताया था कि प्रत्येक वृक्क में असंख्य सूक्ष्म व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। ये वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे हम। उत्सर्जन तंत्र का दूसरा भाग आता है वह मूत्रवाहिनी। दोनों चित्रों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रत्येक वृक्क से हम देख रहे हैं एक पतली व पेशीय नलिका निकल रही है जो अपने नीचे की ओर एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है। तो जो ये पतली व पेशीय नलिका है इसे ही कहा जाता है मूत्रवाहिनी, जो 1 जोड़ी होती है संख्या में। ये करती क्या है भाई, जो यहाँ उत्सर्जी पदार्थ यूरिया मतलब मूत्र के रूप में जो निर्मित होता है उसे इसी पतली व पेशीय नलिका द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है भाई, मूत्राशय में पहुँचा दिया जाता है। तो एक ही लाइन याद रखनी है, प्रत्येक वृक्क से निकलने वाली पतली व पेशीय नलिका को क्या कहते हैं हम,
मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो अपने नीचे की ओर मूत्राशय में खुलती है। ठीक है। तीसरा है इसमें मूत्राशय, यदि इसकी बात करें तो मूत्राशय एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। इसमें दोनों ओर की मूत्र वाहिनी आकर खुलती है और यहाँ मूत्र का संचय करती हैं। जब पर्याप्त मात्रा में यहाँ मूत्र का संचय होता है तो एक क्रिया है इससे संबंधित मूत्रण, उसके द्वारा मूत्रण तंत्रिका है, उसके द्वारा इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो मूत्राशय के बारे में भी 2-3 याद रखनी है आपको लाइन, कि पेशीय थैलीनुमा संरचना है जिसमें दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां आकर खुलती है और मूत्र का संचय करती हैं। मूत्र का पेशीय होता है तो संचय के दौरान इसका आयतन बढ़ जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर मूत्र का संचय हो जाता है तो हमने एक तंत्रिका बताई थी मूत्रण प्रतिवर्ती, उसकी क्रिया से इसमें संचित मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है, उसकी प्रेरणा से इसमें संचित मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। और मूत्र मार्ग, तो मूत्राशय अपने नीचे की ओर जिस छिद्र द्वारा खुलता है उसे ही कहा जाता है भाई मूत्र मार्ग। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने मानव का उत्सर्जन तंत्र। दोबारा देख लो, आज के वीडियो में हम एक नए तंत्र की चर्चा कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हमने आपको बता दिया कि कोशिकाओं के अंदर जो पापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, उन पापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जंतुओं में निर्मित होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 अमोनोटेलिक, नंबर 2 यूरियोटेलिक और नंबर 3 यूरिकोटेलिक। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यंत जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन की क्रिया अमोनियोत्सर्ग कहलाती है और इसके उदाहरण हो जाएंगे अपने मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट। नंबर 2 यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्रिया यूरियोत्सर्ग कहलाती है, मध्यम जल की आवश्यकता होती है और उदाहरण हो जाएगा स्तनधारी। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव नंबर 3 यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्रिया यूरिकोत्सर्ग कहलाती है, अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्सर्जन जो होता है वो या तो गोलिकाओं के रूप में या पेस्ट के रूप में होता है और उदाहरण हो जाएगा आपके पक्षी, सरीसृप और कीट। मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण ये 4 अंग मिलकर करते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में वृक्क होते हैं, जिसके बारे में हमने बताया था और ये इसकी आंतरिक संरचना बताई थी। मूत्रवाहिनी वृक्क से निकलने वाली पतली व पेशीय नलिका होती है। मूत्राशय थैलेनुमा संरचना है जिसमें दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ खुलती है और मूत्र का संचय करती है। पर्याप्त मात्रा में जब मूत्र का संचय हो जाता है तो इसका उत्सर्जन कर दिया। और मूत्रमार्ग, मूत्राशय अपने नीचे की ओर जिस छिद्र द्वारा खुलता है उसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने यहाँ एक चीज़ बताई थी, नेफ्रॉन या वृक्काणु, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जन की क्रियाविधि इस नेफ्रॉन के अंदर या मानव शरीर में कैसे संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे।